टाइम था 26 अगस्त 1959 का और जगह थी अमेरिका का विस्कॉन्सन। जब एंथनी ह्यूज का एक परिवार में जन्म होता है। इसके माता पिता ने बचपन से ही अपने बच्चे की काफी अच्छे से परवरिश की, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब ये बीमार पड़ जाता है और इसे निमोनिया हो जाता है। इसके माता पिता इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। काफी दिनों तक इसकी दवाई चलती है और उसके बाद इसका निमोनिया ठीक हो भी जाता है, लेकिन पता नहीं इसके जो दवाइयां थी उनका ये रिएक्शन था या फिर कोई और कारण था। धीरे धीरे कर उसके जो सुनने की क्षमता थी वो कम होने लगती है। उसके माता पिता दोबारा से डॉक्टर के पास जाते हैं। सारे ही उसके चेकअप हो चुके थे, लेकिन लगातार फिर भी धीरे धीरे कर वो अपनी सारी की सारी सुनने की ताकत खो देता है। और उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू ही हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे कर इसे बोलने में भी दिक्कत आने लगती है और ज्यादा टाइम इसे नहीं लगता है इसकी पूरी की पूरी आवाज जाने में। उसके बाद ये टोटली पूरे तरीके से गूंगा बहरा हो चुका था। इसके माता पिता काफी सारे डॉक्टर्स के पास इसे लेकर जाते हैं, लेकिन आखिर में ये ना तो बोल पाता है ना ही सुन पाता है। और आखिर में जब इसके घर वालों को पता चल चुका था कि अब ये लड़का ठीक नहीं हो सकता, तो वो लोग उसे एक स्पेशल तरह के स्कूल में डाल देते हैं, जहां पर कि बिल्कुल इसी की तरह से कोई बच्चा बोल नहीं सकता था, कोई सुन नहीं सकता था, कोई देख नहीं सकता था। और स्पेशल तरह के बच्चों के लिए जो स्कूल बनाया गया था इसे उसमें डाल दिया जाता है। ये बचपन में अपने यार दोस्तों के साथ खेला करता था और यही कारण था कि जिन जिन बच्चों के साथ ये बचपन में साथ रहा करता था वो तो इसकी बातों को काफी अच्छे से समझ जाया करते थे, क्योंकि बचपन से ही वो सारे के सारे बच्चे इस बात को इसके साथ बिताते आया करते थे, इसके साथ खेलते आया करते थे। जब भी ये उसे समझाने की कोशिश करता तो वो समझ जाया करते थे, इसके घर वाले भी समझ जाया करते थे। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है और बाहर जाकर और लोगों से बातें करने लगता है तो इसकी माँ ने बताया कि ये और लोगों के साथ भी काफी अच्छे से कांटेक्ट कर लिया करता था, उनके साथ ये बातें किया करता था। क्योंकि इस टाइम इसने ये बोल तो सकता नहीं था, तो अपने पास इसने एक पेन और एक डायरी रख ली थी। जो कुछ भी इसे सामने वाले व्यक्ति को बताना होता, हो सकता है वो उसे इशारों से ना समझा पाए, तो वो लिखकर उसे बता दिया करता था। और बिल्कुल इसी तरीके से एंथनी अब अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रहा था और साथ के साथ वो बड़ा होता जा रहा था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब 24 मई 1991 को एंथनी के दोस्तों ने एंथनी से पूछा कि वो लोग पार्टी के लिए बाहर जा रहे हैं और क्या वो भी उनके साथ चलना चाहेगा। एंथनी इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि जहां पर भी उसे कहीं पर घूमने के लिए जाना होता या फिर उसके दोस्त कहीं पर जाया करते थे तो वो उनके साथ जरूर जाया करता था। और बिल्कुल इसी तरीके का प्लान बनाकर एंथनी और उसके सारे के सारे दोस्त 219 क्लब में जा पहुंचते हैं। इस टाइम क्लब में काफी सारे और भी लोग आए हुए थे, सारे के सारे लोग पार्टी कर रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई अपनी ड्रिंक कर रहा था। काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि अपनी अपनी टेबल पर आराम से बैठकर पैग शैग लगाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। और इसी तरीके से एंथनी भी अपने दोस्तों के साथ उस क्लब में जा पहुंचता है और वहां पर जाकर वो सारे ही लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एंथनी इस टाइम उन सारे के सारे लोग जो कि आपस में वो लोग बातें कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपना मुंह हिला रहे थे, उनसे अंदाजा लगा रहा था कि ये बंदा इसे कुछ कह रहा है, ये शायद कुछ ऐसा बोल रहा होगा। और इसी तरीके से एंथनी के जितने भी दोस्त यहाँ पर मौजूद थे उनके भी काफी सारे दोस्त यहाँ पर आए हुए थे। बहुत सारे ऐसे थे जो कि आपस में एक दूसरे को जाना करते थे और इन लोगों के अलावा बहुत सारे लोग और भी इस टाइम इस क्लब में मौजूद थे जो कि एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन पास में बैठकर जब वो लोग आपस में बातें करते हैं तो थोड़ी थोड़ी जान पहचान उन लोगों की आपस में हो जाती है। पहले तो एंथनी भी आराम से बैठा हुआ था, लेकिन जब उसके नए दोस्तों के साथ जान पहचान होने लगती है तो वो उनके साथ बातें करने लगता है। सारी की सारी चीजें वो अपने इशारों से उन लोगों को समझा रहा था और जो कोई उसकी उन बातों को नहीं समझ पाता था वो उन्हें पेन और डायरी निकालकर सारी की सारी चीजें लिखकर उन्हें डिटेल से बता दिया करता था कि वो कुछ ऐसा बोल रहा है। तो वो लोग भी ये बात कहते हैं कि यार एंथनी, भले ही तू बोल ना पाता हो, वैसे बंदा तू काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी तरीके की वो लोग बातें करते हैं, ड्रिंक करते हैं और इन्हीं में से जो अनजान लोग थे उनमें से एक था जेफरी डामर। वो भी एंथनी को यही बात कहता है कि यार तू बड़ा है इंटरेस्टिंग बंदा है। इसी तरीके की आराम से बैठकर जब वो एंथनी के साथ बातें करने लगता है तो इसी बीच एंथनी को इस बारे में पता चलता है कि उसके सामने जो ये बंदा बैठा है
जेफरी डामर दरअसल ये एक फोटोग्राफर है। ये काफी सारे मॉडल्स की फोटो खींचता है, उसके बाद अपने सीनियर्स के पास भेजता है, काफी सारी इसकी जान पहचान है। तो इस बारे में पता चलते ही एंथनी ने अपने शौकों के बारे में डामर को बताना शुरू किया। उसने जेफरी को बताया कि वो भी बचपन से ही एक मॉडल बनना चाहता था, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ जो कुछ भी वो मॉडल बनने के लिए कर सकता है उन सारी ही चीज़ों को कर रहा है। जैसे ही जेफरी को इस बारे में पता चलता है तो जेफरी और ज़्यादा एक्सप्लेन करके अपने बारे में उसे बताने लगता है कि हाँ भाई, मैं बिल्कुल इसी तरीके से काफ़ी सारे लोगों की फ़ोटो खींचता रहता हूँ, और तुम्हारे अगर हुलिये को देखा जाए, तुम्हारे नक्शक को अगर देखा जाए, तो तुम भी एक मॉडल बनने के लिए तैयार हो। आखिरकार तुम्हारे अंदर कमी ही क्या है। इसी तरीके की काफ़ी सारी बातें जेफरी इस टाइम एंथनी को बताता है और ये बात कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी फोटो शूट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने सीनियर्स के पास वो फोटो भेज दूंगा और हो सकता है अगली बार मॉडल के लिए तुम्हें चुन लिया जाए। वैसे मॉडल की अगर जिंदगी को देखा जाए तो वो सच में ही काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होती है। बस उसके सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कतें आती ज़रूर हैं, मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है। वैसे अगर तुम सिलेक्ट अगर हो जाते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी ही सुधर जाएगी। एंथनी को इस बारे में काफ़ी अच्छे से पता था और ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और जैसे ही जेफरी ने उसे ऑफर किया कि वो इस तरीके से उसका फ़ोटो खींचने के लिए तैयार है, क्योंकि आगे जैसे ही वो फ़ोटो को भेजेगा तो उसे तो पैसे मिल ही जाएंगे, और हो सकता है अगर उसका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो ये तो एक मॉडल ही बन जाए। और वैसे भी अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो इस टाइम जो उसके फ़ोटो शूट वो करेगा, उसे मॉडल बनाएगा, तो उन सारी ही चीज़ों के पैसे वो इसी टाइम दे देगा। तो इस बात में एंथनी को भी कोई दिक्कत नहीं थी और एंथनी ने अपने सारे ही दोस्तों को ये बात बतानी शुरू की कि भाई कुछ इस तरीके से एक फोटोग्राफर मुझे मिला है और तुम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हो कि मैं एक मॉडल बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। एंथनी के लगभग सारे ही दोस्त इस टाइम नशे में भंड हो चुके थे और उन्हें यही बात लगती है कि अगर इसे इसके करियर का कोई व्यक्ति मिल चुका है, वो इसकी मदद कर सकता है, तो उन्होंने भी यही कहा कि वो क्या बोल रहा है, तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो कुछ भी वो बोल रहा है और तुम्हें विश्वास है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है तो तुम्हें उसकी मदद ले भी लेनी चाहिए। तो एंथनी दोबारा से जेफरी के पास आता है और ये बात कहता है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। और उसके बाद जेफरी कहता है कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैंने घर पर ही स्टूडियो बना रखा है, वहाँ पर वो उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक करेगा और उसके बाद अपने सीनियर्स को वो फ़ोटो भेज देगा। आगे देखते हैं कि क्या होता है। और जो अब वो फ़ोटो खींचेगा, इनके तो सारे के सारे पैसे अभी वो एंथनी को दे देगा। एंथनी इस बात के लिए तैयार और वो दोनों ही उस क्लब से निकलकर जेफरी के घर की तरफ जाने लगते हैं। जेफरी के घर पर जैसे ही ये दोनों पहुंचते हैं तो जेफरी ने पूछा कि हाँ भाई आ जाओ, तुम मेरे घर के अंदर आओ और ये बात बताओ कि अब तुम क्या लेना चाहोगे। एंथनी ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो कुछ भी नहीं खाना पीना चाहता। अगर वो लोग अपने काम को जल्द से जल्द निपटा लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जेफरी ने ये बात कही कि तुम पहली पहली बार मेरे घर पर आए हो, हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पीना ही होगा, जिसके चलते वो उसके लिए एक ड्रिंक बना लाता है। एंथनी वहां पर आराम से बैठा हुआ था जब तक उसने अपनी ड्रिंक को ख़त्म किया। दूसरी तरफ जेफरी ने अपना पूरा का पूरा वो सेटअप अंदर अपने रूम के तैयार कर लिया था और उसके बाद वो आकर एंथनी के पास बैठता है। कुछ एक देर तक वो लोग बातें करते हैं, लेकिन जब ये लोग यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे कि इसी टाइम एंथनी को चक्कर आने लगते हैं। उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि असल में मामला यहाँ पर ये चल रहा था कि जेफरी ने जो ये एंथनी यहाँ पर आया था और इसे ये कोल्ड ड्रिंक दी थी, इसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। और जैसे ही एंथनी बेहोश हो जाता है तो वो उसे उठाकर रूम के अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर कोई भी फोटोग्राफी का इसने सेटअप नहीं जचाया था, जबकि ये तो यहाँ पर कुछ और ही कांड रच रहा था। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है तो वहां पर ले जाकर वो उसे एक बेड पर लिटा देता है और उसके सिर को उस बेड से नीचे की तरफ लटका देता है और दूसरी तरफ अपने घर में लगे हुए स्विच से वहां पर ड्रिल मशीन लगाता है और इसके एंथनी के पास आकर उसके पास बैठकर उसके सिर में एक छोटा सा छेद करने लगता है। वो उसके सिर्फ और सिर्फ स्कल के हिस्से में एक छोटा सा छेद करना चाहता था और जैसे ही उसने उसके स्कल के हिस्से में छेद कर लिया था तो वो दूसरे कमरे में जाता है, वहां
वहां से एक बोतल और लेकर आता है और एंथनी के सिर को पकड़कर उस बोतल में जो केमिकल इस टाइम भरा हुआ था वो एंथनी के सिर में डालने लगता है। जिसके बाद एंथनी कुछ देर तक तो फड़फड़ाता है, लेकिन उसके बाद उसने अपनी जान गंवा दी। और जैसे ही एंथनी अपनी जान गंवाता है तो जेफरी भी ये बात कहता है कि ओ शेट, मेरा एक्सपेरिमेंट तो फेल्ड हो गया है। दरअसल इस टाइम जेफरी यहाँ पर एक इस तरीके की इंसान को बनाना चाहता था जो कि पूरे तरीके से उसका कहना माने, उसके अंदर कोई दिमाग ना हो, और असल में वो यहाँ पर एक ज़ॉम्बी तैयार कर रहा था। जिसके तौर पर अब एंथनी ने तो अपनी जान गंवा दी थी, तो उसने उसको उठाया और उसे वापस एक कोने में ले जाकर वहां पर बैठा दिया। और उसके बाद वो निकल पड़ता है अपने अगले शिकार के लिए, ताकि वो बाहर जाकर किसी और व्यक्ति को अपने साथ यहाँ पर लेकर आए और अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे। और इसी तरीके से जब वो बाहर गया हुआ था तो उसकी मुलाकात एक 14 साल के लड़के कोरोनेक से हो जाती है। वो बिल्कुल इसी तरीके की बातें इसे भी कहता है कि अगर वो उसकी फोटो शूट करवा देता है तो वो उसे काफी सारे पैसे देने वाला है। और इसी तरीके से उसे समझा कर वो उसे अपने साथ ले आता है। इन दोनों ही क्राइम में जो कि उसने अंजाम दिए थे, इसमें इसे लगभग एक हफ्ते का टाइम लगता है। लेकिन जो सबसे अजीब घटना यहाँ पर घटी थी वो ये थी कि उसने एंथनी की बॉडी को भी उस टाइम वहां से नहीं उठाया था। तो सबसे पहले तो वो उस लड़के को, 14 साल के लड़के को अपने साथ उसी रूम में लेकर जाता है, अपने कमरे में आराम से बैठा कर उससे भी यही बात पूछता है कि वो क्या पीना चाहेगा। उस लड़के ने मना कर दिया कि वो कुछ भी पीना नहीं चाहता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना फोटोशूट कंप्लीट करवा कर यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन जेफरी उसके लिए फिर भी एक ड्रिंक तैयार करके ले आता है, और जैसे ही उसने उस लड़के को वो ड्रिंक दी तो लड़के ने मना कर दिया कि वो शराब नहीं पीता है। और जेफरी ने भी मना किया कि यार ये शराब नहीं है, वाइन नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक है। ये बात बोलकर वो उसे पिलाने की कोशिश करता है और ये बात कहता है कि जब तक तुम अपनी ड्रिंक खत्म करो मैं अपना सेटअप जचा लेता हूँ। वो लड़का धीरे धीरे कर उस ड्रिंक को पीने लगता है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है, जिसके चलते वहीं पर साइड में ही उसके जो पेड़ पौधे लगे हुए थे एक गमले में वो उस ड्रिंक को खाली कर देता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि इसने इस पूरी ही ड्रिंक को पी लिया है। जेफरी को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, जिसके चलते उसने पहले तो कप की तरफ देखा और उसके बाद उस लड़के के साथ वहीं पर बैठकर नॉर्मली बातें करने लगता है कि जब उसके पास काफी सारा पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेगा। और इन्हीं बातों बातों में वो लड़का भी यहाँ पर बेहोश होने लगता है, और जैसे ही वो बेहोश होता है तो जेफरी उसे उठाकर अपने साथ रूम में लेकर जाता है। वहां पर जाने के बाद वो दोबारा से अपनी ड्रिल वगैरह तैयार जब वो करने लगा था तो उस लड़के को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और उसे समझ आ चुका था कि ये बंदा उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करना चाहता है। और जब उसने कोने में पड़ी एंथनी की लाश को देखा तो वो समझ चुका था कि ये यहाँ पर कोई भी उसका फोटोशूट नहीं करने वाला, जबकि हमेशा हमेशा के लिए ये इसे मार देने वाला है। इसी तरीके की बातें जैसे ही उसके समझ में आती हैं तो वो कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि इस टाइम उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। और तब तक दूसरी तरफ जेफरी को अगर देखा जाए तो उसने अपनी ड्रिल मशीन तैयार कर ली थी। वो उस लड़के के पास आता है और उसके सिर में दोबारा से छेद करने लगता है, सिर्फ और सिर्फ उसके सिर के स्कल में। और जैसे ही स्कल तैयार हो जाता है उसका केमिकल डालने के लिए तो वो दूसरे रूम में जाता है और वहां से अपने तेजाब वाली वही बोतल उठाकर लाने के लिए जाने लगता है। लेकिन जब वो दूसरे कमरे में गया हुआ था तो ये लड़का इस टाइम थोड़ा बहुत होश में जरूर था और उसे समझ आ चुका था कि अगर वो इसी टाइम यहाँ से नहीं भागता है तो ये बंदा उसे हमेशा हमेशा के लिए मार डालेगा। तो वो जैसे तैसे कर वहां पर मौजूद खिड़की से बाहर निकलता है। उसके बाद सड़कों पर रात के टाइम वो भागने लगता है और अच्छी किस्मत के चलते एक दो बंदे उससे टकरा भी जाते हैं। जैसे ही उन्होंने उसके सिर में खून देखा तो वहीं पास से एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी। उन्होंने पुलिस वालों को रुकवाया, उस लड़के को दिखाया कि जनाब इसके सिर में तो चोट लग चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ तब तक जेफरी वहां पर आ चुका था। उसने आकर उस 14 साल के लड़के को संभालने की कोशिश की और ये बात कही कि जनाब ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। उसके बाद ये अपने आप को चोट पहुंचाते हुए इधर उधर वो गिरता पड़ता आ रहा था। इसने शराब भी इस टाइम पी रखी है और यही कारण है कि ये इस तरीके से सिर में चोट खा लेता है। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। ये बात बोलकर वो उसे अपने साथ वापस ले जाने की कोशिश करता है और पुलिस वालों को भी यही बात समझ में आती है कि हो सकता है ये दोनों ही लड़के हैं, तो हो सकता है ये दोनों ही गे होंगे और इस मामले को यहीं पर ठीक
ठीक कर देना चाहिए। तो उसे वापस जेफरी को ही लौटा दिया जाता है और जेफरी भी अपने घर पर लाकर उसके सिर में वही तेजाब डालने लगता है। लेकिन ये वाला भी उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल्ड हो जाता है और अगले काफी दिनों तक जेफरी बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग लड़कों को यही बात बोलकर अपने घर पर लेकर आता है और उसके बाद उन्हें मार डालता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक इस तरीके का बंदा चाहता था जो कि आंखें बंद करके उसकी बातों पर विश्वास करे, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि वो 14 साल का लड़का इसके चंगुल से भाग निकला था, बिल्कुल इसी तरीके से एक और व्यक्ति भी ऐसा मौजूद था जो कि इसके चंगुल से यहाँ से भाग निकलता है और वो अपने आप को संभालते हुए सीधा का सीधा पुलिस स्टेशन जा पहुंचता है। वहां पर जाकर सारी की सारी जो अपने साथ उसके घटना घटी थी वो बताने लगता है। पुलिस वाले सबसे पहले तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि इसके तो खोपड़ी में ही छेद हो चुका है तो सबसे पहले तो उसे रिकवर करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद पुलिस वाले उससे उस व्यक्ति का घर का अता पता पूछते हुए कि आखिरकार ये सारा का सारा कांड तुम्हारे साथ कहाँ पर हुआ था। वो लोग जेफरी के घर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद जेफरी को सबसे पहले तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो उसके घर के अंदर से खौफनाक एविडेंस पुलिस वालों को प्राप्त होते हैं वो काफी ज्यादा दिल दहला देने वाले थे। पुलिस वाले जैसे ही उसके घर के अंदर घुसते हैं तो उन्होंने देखा कि इसके घर के अंदर तो एक अजीब सा स्टैचू बना हुआ है जिसके नीचे की काफी सारी इस टाइम खोपड़ियां रखी हुई है। एक ड्राइंग भी उन्हें मिल जाती है। तो इस टाइम जेफरी तो पुलिस वालों की गिरफ्त में आ ही चुका था, तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि हाँ भाई, तू अपने घर पर ये सारा का सारा क्या कांड रच रहा था। और उसके बाद जेफरी ने सारी ही चीजें पुलिस वालों को डिटेल से बतानी शुरू की कि जनाब मैं एक इस तरीके का ज़ॉम्बी बनाना चाहता था जो कि किसी भी तरीके से अपना खुद का दिमाग यूज ना करे, जो कुछ भी मैं बोल दूं वो बिल्कुल वैसा ही करे, पूरे तरीके से मानो उसके पास दिमाग हो ही ना। ऐसा मैं एक ज़ॉम्बी बनाना चाहता था और ऐसा ज़ॉम्बी बनाने के तौर पर मुझे उनके दिमाग को तो नष्ट करना ही था। अगर मैं पूरे तरीके से उनके सिर को खोल देता हूँ तो वो अपनी जान गंवा देंगे। तो मैंने एक तरीका आजमाया था कि इनके सिर में एक छोटा सा छेद कर देता हूँ, उसके अंदर मैं थोड़ा सा अगर तेजाब डाल देता हूँ तो ये पूरे तरीके से अपने दिमाग को खो देंगे। इनका अपने दिमाग के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। उसके बाद तो ये मेरे पूरे तरीके से दास बन जाएंगे और जैसा भी मैं इन्हें कहूंगा ये बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और ऐसा करना भी इन्हें चाहिए क्योंकि इनका जो दिमाग था वो मैंने नष्ट किया है, इनके दिमाग के ऊपर मैंने कब्जा किया है, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात माननी चाहिए। और दूसरा, जो इसने इतनी सारी खोपड़ियां अपने घर पर इकट्ठा कर रखी थी उसका मेन कारण ये था कि एक इस तरीके का मोन्यूमेंट ये बनाना चाहता था जिसमें कि बीच में की एक स्तंभ खड़ा हो और 10 इस तरफ और 10 इस तरफ अलग अलग इंसानी खोपड़ियां रखी हुई हो, जिसकी कि उसने पूरी की पूरी ड्राइंग भी बनाकर पुलिस वालों को दिखाई थी। पुलिस वाले उसके दोबारा से जब घर पर जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो पहले ही पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो काफी सारी ऐसी चीजें पुलिस वालों को वहां से मिलती हैं जो कि सच में ही काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। और उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब पर दिखा पाऊं, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण मैं उन्हें यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखा सकता। अगर आप लोग वो एक्चुअल क्राइम सीन देखना चाहते हैं, उन लोगों को कितनी ज्यादा बेरहमी से मार दिया गया था, एक एक गर्दन उसने अलग से रख रखी थी, उनके शरीरों का पता नहीं उसने क्या बना दिया था, अजीब तरीके से उन्हें घुमा रखा था। अगर वो सारी की सारी एक्चुअल क्राइम सीन फोटो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर देख सकते हैं, या फिर अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं या फिर व्हाट्सएप यूज करते हैं आप लोग वहां पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वो सारी ही चीजें जो कि मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता मैं वहां पर डाल दूंगा। अगर आप लोग उन एक्चुअल क्राइम सीन को देखना चाहते हैं तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को ये सारा का सारा मामला समझ आता है तो उन्होंने जेफरी से पूछना शुरू किया कि ठीक है, तू एक मोन्यूमेंट बनाना चाहता था, काफी सारे लोगों को तूने बड़े ही अजीब तरीके से मार रखा है, पता नहीं उनके शरीरों के तूने हाल क्या कर दिए हैं, तो आज तक तूने कितने
सारे लोगों को मारा है। तो जेफरी ने अंदाजा लगाया कि जनाब मैंने लगभग अभी तक 16 से 17 लोगों की जान ली है और अभी सिर्फ और सिर्फ 3-4 ही बाकी रहे होंगे, वो भी बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो पूरे हो पाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया है, तो आगे का मामला तो मुझसे काफी ज्यादा अच्छे से आप लोग जानते हैं। तो इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलते ही पुलिस ऑफिसर्स जेफरी को गिरफ्तार तो किए हुए ही थे, उसे ले जाकर कोर्ट में पेश करते हैं सारे के सारे सबूतों के साथ। और जब जज ने उसके इन सारे कांडों के बारे में जाना तो उसे 921 साल की सजा सुनाई जाती है, और अगर उसे पैरोल पर भी बाहर आना है तो 90 साल तक वेट करना होगा। 90 साल के बाद वो पैरोल के लिए एलिजिबल हो पाएगा। जज का ये कहना था कि अगर इतने दिनों तक तू जिंदा रह पाता है तो बड़े ही आराम से तू पैरोल लेकर बाहर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ना ही वो बेचारा 90 साल तक वेट कर पाया, क्योंकि 28 नवंबर 1994 को इसी के जेल में मौजूद एक दूसरे कैदी ने इसे मार डाला। और कुछ इस तरीके से इतिहास के एक काफी ज्यादा भयंकर सीरियल किलर जेफरी डामर का अंत हुआ। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और अगर आप लोग उन एक्चुअल क्राइम सीन को देखना चाहते हैं जो कि जेफरी डामर द्वारा अंजाम दिए गए थे, तो आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट गॉड्स मैक रूल्स को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।